सो कंप्यूटर नेटवर्क्स का 19th पार्ट है ये। इससे पहले 18th पार्ट में हमने कैरेक्टर स्टफिंग देखी थी फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट में। तो कैरेक्टर यानी 8 बिट है ना, यानी बाइट स्टफिंग। तो इतना सारा डेटा अनइवनली हमें डालना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लैग अगर बढ़ते हैं तो स्केप भी बढ़ेंगे, है ना, तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा। इससे अच्छा हम सिर्फ एक बिट को चेंज कर दें। ऐसा क्या पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है यूजिंग बाइट स्टफिंग। तो इन कैरेक्टर स्टफिंग या बिट स्टफिंग, है ना, कैरेक्टर स्टफिंग या बाइट स्टफिंग में क्या होता था, मोर फ्लैग जैसे ही आते थे, ज़्यादा फ्लैग आते थे, देन मोर स्केप विल बी अटैच, सो ओवरहेड साइज विल इंक्रीज, साइज बढ़ जाता था। अगर इन बिट स्टफिंग वट वी डू कि कैरेक्टर स्टफिंग में क्या होता था, जैसे नेटवर्क लेयर में ए फ्लैग बी अगर हमारा डेटा है, तो सेंटर डेटा लिंक लेयर में फ्लैग स्टार्टिंग और एंडिंग में तो आएगा ही, मगर ये बीच में जो फ्लैग है इसको कहीं एंडिंग ना समझ लें, इससे पहले स्केप लगता था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बिट्स में चेंज करेंगे। यू नो कि ए को हम 65 कहते हैं ना, तो 65 को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं 8 बिट्स में। देन बी 66 है तो 01 की जगह 10 है ना, 64 ये होता है, 128 है, तो ये हम देख चुके हैं पहले से। और फ्लैग लेट से कि 0 6 1s और फिर 0 ऐसा है। तो जब हम फ्लैग लिखते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में, बीच में ए को लिखा, अब स्केप लगाया जाता था ना पहले, यहाँ अब स्केप लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फ्लैग की 1 2 3 4 5 1s के बाद एक 0 लगा देंगे। ये 0 लगाया मैंने, ठीक है, और 6th 1 को ऐसे रहने देंगे, फिर 0, यानी बीच में 0 लगा दिया 5 1 के बाद। और तुम बोले ये कैसी बात हुई भाई? देखो, बिट स्टफिंग करने का मतलब ये है कि जो हमारा डेटा है उसमें हम क्या करेंगे, एक बिट को अलग से ऐड स्टफ कर देंगे। तो ये मैंने 0 अलग से लगा दिया है। क्यों लगाया है? 5 1s के बाद 0 लगाने का रीज़न ये है कि अब ये जो है एक यूनिक बन गया है। कहने का मतलब कि अगर हमको एक डेटा मिला है, ठीक है, उसमें उस डेटा में फ्लैग प्रेजेंट है, मगर उसको हमें काउंट नहीं करना है एज अ फ्लैग जो एंडिंग और स्टार्टिंग में लगा है, तो हम क्या करेंगे, पैटर्न बना लेंगे कि आफ्टर एवरी 5 1s देयर विल बी अ 0 स्टफ्ड इन द डेटा, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये पैटर्न हमारे रिसीवर को पता होगा, और वो क्या करेगा, हर कंटिन्यूस 5 1s के बाद एक 0 आ रहा है उसको हटा देगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस 6 1s के बाद अगर 0 रखते तो वो तो ऑलरेडी हमारा फ्लैग है ना, तो भी गड़बड़ हो जाती। अब तुम बोलोगे क्या 5 की जगह 4 1s के बाद रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। 3 1s के बाद रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। मगर रीज़न क्या है कि कंटिन्यूस 5 1s आना काफ़ी मुश्किल होता है। कंटिन्यूस 3 1s तो आराम से आ जाएंगे, 2 1s भी आराम से, 4 1s भी आ सकते हैं, है ना। कंटिन्यूस 5 1s आ रहे हैं तो यानी यूनिकनेस बढ़ेगी, यानी कम बिट स्टफिंग करनी पड़ेगी हमें। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि टोटल जितने भी फ्लैग के अंदर कंटिन्यूस 1s है उसमें से एक कम, एक के बाद यानी 5 1s के बाद हमें 0 बिट स्टफ कर देना है। क्लियर? एक एग्जांपल देखो, ज़्यादा क्लियर होगा। लेट से नेटवर्क लेयर के से हमारे पास ये सब है और फ्लैग है हमारा 0 ट्रिपल 6 टाइम 1 0। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हाँ यहाँ तो दिक्कत है, यहाँ भी दिक्कत, यहाँ दिक्कत लग रही है ना, क्योंकि ये तो फ्लैग है। अब फ्लैग को तो हमें क्या करना है, काउंट करना है एज अ डेटा, क्योंकि डेटा आ रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले स्टार्टिंग और एंडिंग में फ्लैग लगाएंगे जैसे कि लगाते आए हैं, है ना। बीच में जो फ्लैग आएगा हमें, जैसे 0 के बाद 6 टाइम 1 दिख रहा है ना, तो हम 5 टाइम 1 के बाद 0 लगा देंगे। क्लियर? हाँ सही बात है। अब यहाँ देखो, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब नेक्स्ट डेटा लिखने जा रहे हैं, भले ही ये फ्लैग की तरह बिल्कुल भी नहीं है ना, मगर यहाँ क्या होगा, देखो जब मैंने ये 0 1 0 लगाया, समझ में, ये 1 0 कहाँ से आया, ये 6th 1 है और ये 0 है जो इसके पीछे था। अब नेक्स्ट देखो 1 2 3 5 टाइम्स 1 है, 5 टाइम 1 के बाद क्या है, फिर से मैंने 0 लगा दिया, इवन दो दिस इज़ नॉट अ फ्लैग, मगर मैं पैटर्न फॉलो करूँगा, ठीक है। 5 टाइम 1 के बाद 0 लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिसीवर जो होगा वो उसको पता है कि हर 5 टाइम 1 के बाद 0 अलग से ऐड हुआ है तो हटाना है। तो इस केस में कहीं वो हमारा असली वाला 0 यानी डेटा वाला 0 ना हटा दे, इस वजह से एक अलग से 0 लगा रहे हैं कि पैटर्न फॉलो हो। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर फ्लैग के अंदर 6 1s हैं, ठीक है, तो फॉर एवरी 5 कंटिन्यूस 1 स्टफ अ 0। तो in case of bit stuffing, when a rule is applied, then the 0 has to be stuffed, then it need not to look like a flag, जरूरी नहीं है वो फ्लैग की तरह लगे, ठीक है। once the rule is applied then bit will be stuffed all over as per the rule। जो रूल है कि हर 5 1 के बाद, 5 कंटिन्यूस 1 के बाद 0 आएगा, वो रूल लगेगा, भले ही वो फ्लैग की तरह ना दिख रहा हो, ठीक है। अगला देखो, तो तुम बोलोगे भाई 5 के बाद लगना था, मगर यहाँ देखो क्वेश्चन में फ्लैग दे रखा है, इस बार फ्लैग है 0 5 कंटिन्यूस 1 0। तो यहाँ ऐसा नहीं कि हर बार 5 के बाद ही लगेगा, नहीं भाई, क्योंकि आप लगाओगे तो अब तो वो फ्लैग की तरह दिखने लग जाएगा। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपने रूल में कि फॉर एवरी कंटिन्यूस 4 कंटिन्यूस 1 स्टफ अ 0। तो अब हम क्या करेंगे, हर 4 के बाद लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिकनेस दिखानी है। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग में तो फ्लैग लगाएंगे ही लगाएंगे। बीच में देखो जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, दैट इज एक्जैक्टली लुकिंग लाइक अ फ्लैग। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे एट आफ्टर 4 कंटिन्यूस 1s। यहाँ पे देखो 4 कंटिन्यूस 1 है तो यहाँ पे रूल के हिसाब से 0 लगाना पड़ेगा कि कहीं ये वाले 0 अलग से कहीं वो उड़ा ना दे अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। तो एक चीज़ समझ में आती है कि हमेशा 5 कंटिन्यूस 1 की जरूरत नहीं, जिस तरह का फ्लैग है। तो इन केस ऑफ बिट स्टफिंग द बिट दैट विल बी स्टफ डिपेंड अपॉन द फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न पे डिपेंड करेगी। जैसे आखिरी वाला एग्जांपल और देख लो, अभी तक सिर्फ हम क्या कर रहे थे, 0 अटैच कर रहे थे क्योंकि कंटिन्यूस 1 दिख रहे थे। अब यहाँ देखो, मान लो नेटवर्क लेयर में हमारे पास इस तरह का डेटा आया, तो
तो हमारा फ्लैग इस तरह का है, ठीक है। इसमें क्या है, 5 कंटिन्यूस जीरोज़ हैं और कोने कोने में 1 है। तो एक्जैक्टली ये हम स्टार्टिंग और एंडिंग में लगा देंगे, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, हर बार हम फ्लैग आगे पीछे लगाते ही हैं डेटा सेपरेट करने के लिए। बीच में क्या करेंगे, यहाँ पे भी 5 जीरोज़ दिख रहे हैं कंटिन्यूस, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 जीरोज़ दिख रहे हैं, तो हम 4 जीरोज़ के बाद एक अपना 1 लगा देंगे। समझ में आया 1 क्यों लगाया, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बिट स्टफिंग कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट हो पाए कि भाई ये जो है ये फ्लैग नहीं था, ठीक है। आगे चेक करा तो यहाँ पे 4 कंटिन्यूस जीरो थे, और अकॉर्डिंग टू जो हमने पैटर्न फॉलो करा है उसके हिसाब से तो ये 1 को हटा देगा वो, है ना, इसलिए हम अलग से 1 लगाएंगे 4 कंटिन्यूस 1 के बाद। तो इस तरह का हमारा डेटा DLL आफ्टर बिट स्टफिंग जो होगा वो ये हो जाएगा। क्लियर। अब 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन अपर लेयर पैकेट इज स्प्लिट इनटू 8 फ्रेम्स, 8 फ्रेम बनाए गए हैं, ईच ऑफ विच हैज़ 40% चांस ऑफ अराइविंग डैमेज्ड, ठीक है, 40% चांस है डैमेज मिले। ऑल्सो अज्यूम कि नो एरर कंट्रोल इज डन एट द DLL, हाउ मेनी टाइम्स द मैसेज सेंट ऑन एन एवरेज टू गेट एंटायर मैसेज थ्रू, ठीक है। अब तुम्हें पता है हमें मैसेज मिल जाए, हमें क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो देखो डैमेज होने की 40% प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम रीचिंग सेफली क्या होगा 60%, दैट इज 0.6। तो नेटवर्क लेयर से सेंटर डेटा लिंक लेयर में मिला, ये 8 फ्रेम्स हमारे पास 8 डब्बे आ गए। अब तुम्हें पता है हर एक की सही सेफली पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट रीचिंग सेफली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फ्रेम रीचिंग सेफली। अब हमें बोल रहे हैं कि हमारे को डेटा जो चाहिए वो सेफली मैसेज पहुंच जाए, ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर फ्रेम को प्रॉपरली पहुंचने का प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। तो 0.6 पहले उसकी, 0.6 दूसरे, ऐसे करिए 8 फ्रेम्स है तो 0.6 की पावर 8 हो गया, ठीक है। अब ये कुछ देखा देखा लग रहा होगा तुम्हें, अगर तुमने पार्ट 13 देखा है, ठीक है, जैसे हम ये कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी 19th वीडियो चल रही है ना, तो पार्ट 13 में हमने कवर करा था कि मीन नंबर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट रीचिंग सेफली जो होता है वो 1/q होता है ना। और तुम्हें पता होगा कि नॉट सेफली या पैकेट लॉस्ट हो जाए उसका 1/1 - p होता है, ये हमने डिराइव भी करा था उस समय। तो एक बार जिसने नहीं देखा है वो रिवाइज कर लेना, जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है भूल गया है तो एक बार देख लेना। तो 1/0.6 की पावर 8 दैट इज 59.55। क्लियर। तो इतने टाइम्स हमें भेजना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल ओवरहेड बिट्स। अब यहाँ पे ओवरहेड बिट्स में ध्यान से देखोगे तो हेडर भी लिखा है, ओवरहेड में हेडर को काउंट कर रहे हैं, रीट्रांसमिशन तो ओवरहेड है, ठीक है। ये दोनों हमारे ओवरहेड बिट्स हैं विद द डेटा फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ 40 बिट्स, ठीक है। तो हेडर साइज हमें 40 बिट्स दे रखा है एंड 3960 डेटा बिट्स, तो टोटल हमारा 4000 हो गया। एनीवेज एक्नॉलेजमेंट फ्रेम नेवर अकर्ड, एक्नॉलेजमेंट मिलता ही नहीं है। तो क्या मिलता है भाई, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी अगर डेटा पहुंच रहा है तब नहीं कुछ बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच रहा है पहुंचने दो, मगर नहीं पहुंचा तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो है 40 बिट्स का, ठीक है। एरर रेट जो है वो हमारा 1% का एरर रेट है, यानी एरर होने के चांसेस हैं, तो अभी जाके हमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का फ्रेम जो है नेग्लिजिबल है। तो हमें अप टू 2 डेसिमल प्लेस बताने क्या ओवरहेड बिट्स होंगे टोटल। क्लियर। तो एक चीज़ हमें क्लियर समझ में आती है कि 40 हमारा हेडर हो गया, 3960 हमारा डेटा हो गया। एरर रेट ऑफ फ्रेम इज़ 1%, 1% मतलब कि 100 फ्रेम में से एक फ्रेम में एरर होगा, और यानी एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी जाएगी। अगर मैं सिर्फ एक फ्रेम की बात करूँ तो 0.4%, 0.4 हो जाएगा, है ना, बेसिक मैथ्स है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आने का। तो यहाँ देखो कि हमने लेट से डेटा भेजा, ठीक है, डेटा भेजा तो 0.4 टाइम्स जो है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होने के चांस है। तो उस समय क्या होगा, रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। अब आउट ऑफ 100 में से पॉसिबिलिटी निकलेगी, तो इन दोनों का सम तो हमारा 4000 है, 4000 डिवाइड 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 हमारा क्या है 1% में ही दिक्कत आ रहा है ना, एरर रेट 1% का है, तो इसलिए हमारा 4000/100 इज 40। तो पहली बात तो हमें ओवरहेड बताने के लिए हेडर लेना जरूरी है, क्वेश्चन में बोल रखा है हेडर एंड रीट्रांसमिशन। 100 ये 40 आ गया फॉर हेडर एंड रीट्रांसमिशन में 0.4 और 40, तो दिस इज टोटल ओवरहेड 80.4। अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ ओवरहेड पूछा होता तो हम क्या करते हैं कि 80.4 को डिवाइड कर देते हैं, 80.4 जो हमें टोटल ओवरहेड मिला है साथ में जो डेटा का बिट्स है ना, दिस इज डेटा बिट्स, तो हमारा 0.02 दैट इज 2% आ जाता। क्लियर। अब देखो कि हमारे पास ये सेंडर है, रिसीवर है। अब डेटा फ्रेम हम भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, ये हमें पता है ना। इस एक्नॉलेजमेंट को हम सुपरवाइजरी फ्रेम कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में। मगर डेटा और एक्नॉलेजमेंट मिलने से पहले क्या होता है, पहले कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट होता है। तो एक कनेक्ट सिग्नल भेजा जाता है कि क्या भाई कनेक्शन बना लें हम, सेंडर रिसीवर से बोलते हैं, तब एक्नॉलेजमेंट मिलती है। और जैसे ही कनेक्शन खत्म होता है, डेटा वेटा सब मिल जाते हैं, तो डिस्कनेक्ट सिग्नल मिलता है, तो बोलते हैं हाँ चलो डिस्कनेक्ट कर लो, एक्नॉलेजमेंट दे देता है। तो ये तो सुपरवाइजरी फ्रेम हो गई। ये जो कनेक्ट सिग्नल है और डिस्कनेक्ट है ये अननंबर्ड फ्रेम कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ कोई डेटा नहीं भेजा जा रहा। तो एक HDLC नाम से प्रोटोकॉल आती है, दैट इज़ हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल क्या करती है, बिट स्टफिंग को फॉलो करती है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, दोबारा से बोल रहा हूँ, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़ फॉर सेंडिंग फ्रेम्स को सेंड करने के काम आती है। और पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकती है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी हो सकती है, दोनों ही तरीके पॉसिबल है। तो HDLC में होता क्या है कि अगर फ्रेम का फॉर्मेट देखा जाए तो इस तरह से फ्लैग और फ्लैग शुरू और आखिरी में आता है, ये बात हमें क्लियर है। तो एक बाइट हमारा फ्लैग लेता है शुरू में और आखिरी में एक बाइट लेता है। बीच में क्या होता है, फ्लैग तुम्हें पता है कैसा हो सकता है, 0
6 कंटिन्यूस 1 0 है ना, ये भी एक फ्लैग है, हमने एग्जांपल देख ही लिए हैं। एड्रेस एक बाइट लेते हैं। एड्रेस क्या कहता है कि मान लो प्राइमरी स्टेशन से सेकेंडरी स्टेशन पे जा रहे हैं, तो प्राइमरी से अगर सेकेंडरी पे जा रहे हैं तो एड्रेस ऑफ सेकेंडरी स्टेशन यानी डेस्टिनेशन का एड्रेस रहेगा, और सेकेंडरी से प्राइमरी जा रहे हैं तो एड्रेस ऑफ प्राइमरी स्टेशन। तो ये एड्रेस बिट का काम है, ठीक है। फिर आता है डेटा। डेटा तो हमारे नेटवर्क लिंक, ये इस पर आता हूँ मैं कंट्रोल फील्ड पे, है ना। डेटा हमारा नेटवर्क लिंक से, नेटवर्क लेयर से जो आया वो यहाँ डेटा आएगा। और FCS होता है फ्रेम कंट्रोल सीक्वेंस। फ्रेम कंट्रोल सीक्वेंस 4 बाइट का होता है, दैट इज चेकसम। 4 बाइट यानी 32, है ना। तो 8 4 32 होता है, तो समझ रहे हो कि 32 बिट का वो CRC चेकसम हमने बनाया था। तो ये एरर कंट्रोल पॉलिसी के लिए होता है। तो एरर कंट्रोल पॉलिसी के लिए ये है हमारे पास कि कहीं एरर तो नहीं है नॉइज़ की वजह से। और ये फील्ड कंट्रोल है हमारे किस लिए, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। 1 बाइट का होता है ये। अब देखो कंट्रोल फील्ड में 1 बाइट यानी 8 बिट्स। तो मान लो पहली बिट अगर 0 है, देखो तरीके होते हैं कि क्या कंट्रोल फील्ड के अंदर वैल्यूज़ डली हुई हैं, उससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो प्रीफिक्स कोड जैसे हम देखते थे पहले, प्रीफिक्स कोड की मदद से रूट है, अगर 0 है स्टार्टिंग में तो वो इन्फॉर्मेशन फ्रेम निकलेगा, क्लियर। अगर 1 के बाद 0 है तो वो सुपरवाइजरी फ्रेम है, अगर 1 के बाद 1 है तो वो अननंबर्ड फ्रेम है। ये समझ में, कंट्रोल फील्ड में पहला अगर प्रीफिक्स अगर 0 है, 1 0 है, 1 1 है, तो अकॉर्डिंगली ये होगा, ठीक है। मैंने पॉइंट बनाया हुआ है, वो पढ़ लेता हूँ, तुम्हें ये चीज़ पॉइंट के फॉर्म में मिल जाएगी। तो स्टार्टिंग बिट विल टेल वेदर इट इज़ किस टाइप का फ्रेम है, ठीक है। इन द कंट्रोल फील्ड ऑफ HDLC प्रोटोकॉल, इफ द स्टार्टिंग बिट इज 0, पहली बिट अगर 0 है, इट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन फ्रेम। इफ इट इज़ 1 0, अगर वो 1 0 है तो इट इज़ द सुपरवाइजरी फ्रेम। सुपरवाइजरी फ्रेम कहलाएगा, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट बताएगा। इफ द स्टार्टिंग बिट आर 1 1, देन इट इज़ अ अननंबर्ड फ्रेम, यानी कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट, कनेक्शन रिलीज, ये जो कंट्रोल फ्रेम होते हैं जो हमने अभी देखे, है ना। तो ये था, ये हमारा HDLC में कंट्रोल फील्ड है। अभी इसको और थोड़ा डेप्थ में सीखते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो हम वीडियो नंबर 8 में, ठीक है, पार्ट 8 है कंप्यूटर नेटवर्क का, रिवाइज कर लेना। पिगी बैकिंग नाम का कॉन्सेप्ट सीखे थे, है ना, जब डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स वगैरह, फुल डुप्लेक्स देख रहे थे, तो पिगी बैकिंग कॉन्सेप्ट देखे थे हम। अब हमने गो बैक एंड पढ़ लिया है, तो गो बैक एंड में भी थोड़ा पिगी बैकिंग देख लेते हैं, क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ, रिलेट हो रहा है। अब P और S लिया, यहाँ मैंने सेंडर रिसीवर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, दोनों साइड से सेंड और रिसीव हो रहा है। तो P और S हमने अलग अलग स्टेशन ले लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सेंडर है एक ही रिसीवर है, यहाँ दोनों सेंड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सेंटर विंडो साइज स्मॉलर देन 2M, है ना। अब तुमने देखा था कि 0 से लेकर 6 तक जा रहा था, और ये एक विंडो साइज़ का है रिसीवर विंडो साइज़। तो यहाँ से 0 से लेकर 6 तक डेटा गया यहाँ पे। अब आते वक्त क्या होगा, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता था, है ना। दैट इज़ नॉट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, साथ में डेटा यहाँ से भी जाता है। तो यहाँ देख रहे हो, ये अब सेंटर, यहाँ पे भी एक विंडो है जो 0 से लेकर 6 तक डेटा भेज रही है। तो डेटा प्लस एक्नॉलेजमेंट इज पिगी बैकिंग। तो गो बैक एंड में हमने पिगी बैकिंग का कॉन्सेप्ट लगाया, जिससे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो बैंडविड्थ का, है ना। अब यहाँ देखो 0 पे, तो दोनों साइड से हमारा सेंड और रिसीव हो रहा है, क्लियर। तो सेंडिंग द डेटा अलॉन्ग विद द एक्नॉलेजमेंट इज नोन एज पिगी बैकिंग। ये हम समझ गए कि एडवांटेज ऑफ पिगी बैकिंग है इफेक्टिव बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। अब हमने ये क्यों आए हम इस पर, अब समझ में आएगा। तो जब मैंने तुम्हें बताया कि हमारा ये क्या है, कंट्रोल फील्ड है। कंट्रोल फील्ड 1 बाइट का होता है, यानी 8 बिट होती है इसमें। तो पहली बिट तो होती है वो बताने के लिए कि वो क्या है, तो 0 मतलब इन्फॉर्मेशन फ्रेम, ठीक है। अभी मैंने प्रीफिक्स कोड समझा था, 0 मतलब इन्फॉर्मेशन फ्रेम। तो बाकी के बचे 3 बिट, ये 3 बिट जो होते हैं वो डेटा के लिए होते हैं, सीक्वेंस बिट कहलाते हैं, ठीक है। और लास्ट के 3 बिट जो होते हैं वो एक्नॉलेजमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि हम पिगी बैकिंग कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट भी जा रहा है साथ में, एक्नॉलेजमेंट भी जा रहे हैं, डेटा भी जा रहे हैं, ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं। और P और F ये क्या है, इधर प्राइमरी स्टेशन और सेकेंडरी स्टेशन। तो ये हमेशा 1 होता है, ठीक है। हमें पता चलता है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। तो इन द ट्रांसफर इन द इन्फॉर्मेशन फ्रेम, द स्टेशनरी 3 सीक्वेंस बिट्स यूज फॉर असाइनिंग सीक्वेंस नंबर। ये जो स्टार्टिंग 3 सीक्वेंस बिट यूज फॉर असाइनिंग सीक्वेंस नंबर। तो पहली 3 जो है वो सीक्वेंस नंबर असाइन करती है फॉर द डेटा, एंड एंडिंग 3 बिट यूज फॉर अटैचिंग एक्नॉलेजमेंट। आखिरी के 3 बिट एक्नॉलेजमेंट को अटैच करती है अलॉन्ग विद द डेटा टू सपोर्ट पिगी बैकिंग। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग में 0 नहीं है, स्टार्टिंग में अगर 1 है तो उसके बाद अगर 0 है तो ये सुपरवाइजरी फ्रेम होती है ना। सुपरवाइजरी फ्रेम में अब तुम्हें पता है कि ये सीक्वेंस बिट थी पहले इन्फॉर्मेशन फ्रेम में। अब ये जो 2 बिट हैं ये हमें कुछ बताना चाहती हैं। तुम्हें पता है कि 2 बिट हैं, यानी कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 कॉम्बिनेशन यानी RR। अभी हम देखेंगे क्या होता है, रिसीव रेडी, ठीक है। 0 1 यानी REJ रिजेक्ट, 1 0 यानी रिसीव नॉट रेडी, ठीक है, RNR रिसीव नॉट रेडी, और 1 1 यानी SREJ यानी सेलेक्टिव रिजेक्ट। याद होगा हमने सेलेक्टिव वो जो प्रोटोकॉल पढ़ी थी, है ना, आते हैं उस पर। और ये एक्नॉलेजमेंट के लिए। अब देखो इन सुपरवाइजरी फ्रेम इन द कंट्रोल फील्ड में सुपरवाइजरी फ्रेम को देखो, द कंट्रोल फील्ड आर 0 0। अगर 0 0 है देन इट इज़ अ रिसीव रेडी। रिसीव रेडी मतलब क्या होता है कि रिसीवर इज कन्वेइंग दैट द डेटा हैज़ रिसीव्ड सेफली, कि डेटा पहुंच चुका है भाई बढ़िया से, और एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट डेटा, अगला डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है कि और भेजो, कोई बात नहीं। इन द कंट्रोल बिट, अगर इफ द कंट्रोल बिट आर 1 0, इट इज ट्रीटेड एज रिसीव नॉट रेडी। अगर 1 0 निकला तो RNR आ जाता है, दैट इज 1 0, है ना। तो रिसीव नॉट रेडी क्या कहते हैं कि रिसीवर ने एक्सेप्ट कर लिया डेटा, मगर कहना चाह रहे हैं कि द सेंडर दैट इट डजंट वांट एनी फर्दर डेटा, और डेटा मत भेजो भाई अभी। क्यों? क्योंकि रिसीवर इज इन बिजी स्टेट, क्लियर।
अब देखो, लेट्स से यहाँ से तुम्हारे सेंडर ने भेजा और 0 1 2 नहीं पहुँच पाया किसी कारण से, तो 0 के बाद आगे शिफ्ट होगी, रिसीवर विंडो आगे शिफ्ट होगी, 2 पे अटक जाएगी, है ना। तो यहाँ 2 नहीं मिला इसको, तो क्या भेजेगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट 2 के लिए भेजेगा, तो क्योंकि रिजेक्ट REJ हो गया, तो गो बैक एन में, है ना। तो समझ में आया कि REJ के लिए हो गया, और SREJ यानी सेलेक्टिव रिपीट ARQ, क्योंकि HLDC ये जो प्रोटोकॉल है ये दोनों को सपोर्ट करती है, सेलेक्टिव रिपीट को भी और गो बैक को भी। क्लियर। और अगर तुम 1 1 देखो तो यहाँ नंबर्ड फ्रेम होती है, इसमें जो बाकी के 1 2 3 4 5 बिट्स हैं, दैट इज 2 की पावर 5 कॉम्बिनेशन है, ये पॉसिबिलिटी बताते हैं कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट की और कनेक्शन रिलीज की। क्लियर, होप समझ में आया होगा।